आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10 के फिजिकल साइंस के एक न्यू टॉपिक आवर्त सारणी के बारे में पढ़ेंगे। तो इस आवर्त सारणी में हमें सबसे पहले ये जानना होगा, अब तक हमें 118 तत्वों की जानकारी है। ठीक है, अब तक हम लोग 118 तत्वों के बारे में जानते हैं। तत्व क्या होते हैं? तो तत्व ऐसे शुद्ध पदार्थों को कहते हैं। तत्व ऐसे शुद्ध पदार्थ होते हैं जो केवल एक ही तरह के परमाणुओं से बने होते हैं। ठीक है, एक ही तरह के परमाणुओं से बने होते हैं। जैसे कि हम बोलें तो इसमें एग्जाम्पल आएगा, मान लेते हैं गोल्ड। तो जो सोना होता है, सोना सिर्फ सोने के परमाणुओं से ही बना है, तो गोल्ड एक तरह का तत्व है। अगर बोला जाए सिल्वर एक तरह का तत्व है। ठीक है, इसी तरह हम अगर बोले लोहा भी एक तरह का तत्व है, जिसको इंग्लिश में आयरन बोलते हैं। इसके बाद बोला जाए कॉपर भी एक तरह का तत्व है। कॉपर भी एक हमारा तत्व है। ठीक है, इस तरह से ये सभी हमारा तत्व है। ऑक्सीजन भी एक तत्व है। नाइट्रोजन भी एक तत्व है। तो इस तरह से अभी तक हमें 118 तत्वों की जानकारी है। क्लोरीन भी एक तरह का तत्व है। तो इस तरह से हम लोग बहुत सारे तत्वों के बारे में जानते हैं। अब तक 118 तत्वों की जानकारी है हमें। तो अब 118 तत्वों के बारे में एक एक करके पढ़ना या फिर एक एक करके समझना, ये तो मुश्किल है ना। 118 तत्वों के बारे में पढ़ना, तो वैज्ञानिकों ने क्या किया, तत्वों के वर्गीकरण करने की कोशिश की। तत्वों को वर्गीकरण करने का प्रयास किया, जिसमें समान गुण वाले तत्वों को एक साथ रखा गया। जैसे अगर किसी स्टेशनरी शॉप में हम लोग जाते हैं, तो स्टेशनरी शॉप में देखते हैं कि एक तरफ सारे बुक को एक साथ रखा जाता है। अगर पेन है तो पेन भले ही अलग अलग कंपनी को, लेकिन पेन का एक अलग जगह होता है रखने का। इसी तरह पेंसिल, भले ही अलग अलग कंपनी का पेंसिल हो, तो पेंसिल सारे अलग अलग कंपनी के पेंसिल को एक जगह हम लोग रखते हैं। इसी तरह अब ये जो 18 तत्व हैं अभी तक जो हम लोग जानते हैं, इन 118 तत्वों में तत्वों को वर्गीकरण इसलिए किया गया क्योंकि समान गुण वाले तत्वों को एक साथ रखा जाए, जिससे हमें इसे समझने में आसानी हो। तत्वों के गुण को समझने में आसानी हो। तो तत्वों के वर्गीकरण की शुरुआत हुई कैसे, ये हम लोग अभी पढ़ेंगे। तत्वों के वर्गीकरण की शुरुआत, सबसे पहले तत्वों को धातु और अधातु दो भागों में बांटा गया। तत्वों को धातु और अधातु दो भागों में वर्गीकृत किया गया। धातु को इंग्लिश में बोलते हैं मेटल एंड अधातु को बोलते हैं नॉन मेटल। ठीक है, तो धातु और अधातु के बारे में ऑलरेडी पढ़ा गया है। धातु के बहुत सारे गुण होते हैं, अधातु के भी बहुत सारे गुण होते हैं। जैसे कि धातु जो होते हैं, जितने भी चमकदार तत्व होते हैं वो सारे धातु होते हैं। धातु ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। ठीक है, उसी तरह जितने भी धातु होते हैं कमरे के तापमान पर सभी ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, सिर्फ पारा को छोड़कर। पारा भी एक धातु है, लेकिन वो द्रव अवस्था में पाया जाता है। और इसी तरह अधातु जो होते हैं, अधातु में चमक नहीं होती। अधातु ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं। अब धातु जो था वो साधारणतः सभी ठोस अवस्था में पाया जाता है, लेकिन अधातु ठोस, द्रव या गैस तीनों अवस्था में पाया जा सकता है। और अधातु जो होते हैं वो धातु की तुलना में मतलब कठोर नहीं होते। ठीक है, धातु साधारणतः सभी कठोर होते हैं, लेकिन अधातु कठोर नहीं होते। तो इस तरह से धातु और अधातु का बहुत सारा गुण है, जिसके बारे में बताएं। और भी बहुत सारा गुण है, लेकिन मेनली टॉपिक मेरा धातु और अधातु नहीं है। यहाँ पे टॉपिक है तत्वों का वर्गीकरण। तो सबसे पहले तत्वों को धातु और अधातु इन दो भागों में वर्गीकृत किया गया। लेकिन बाद में देखा गया, जैसे यहाँ पे अगर हम बोले गोल्ड, सिल्वर, लोहा, कॉपर, ये सभी क्या है, मेरा धातु है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ये हमारा अधातु है। ठीक है, लेकिन बाद में देखा गया कि कुछ तत्व ऐसे भी हैं जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। ठीक है, कुछ तत्व ऐसे हैं जिनमें धातु के भी गुण पाए जाते हैं, अधातु के गुण पाए जाते हैं। धातु और धातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, उसे हम लोग उपधातु कहते हैं, जिसको इंग्लिश में हम लोग मेटलॉइड्स बोलते हैं। तो अब जब
बोरॉन हुआ, सिलिकॉन हुआ, आर्सेनिक हुआ। आगे हम लोग पढ़ेंगे मेटोलाइट्स की कौन कौन तत्व मेटोलाइट्स होते हैं या फिर उपधातु होते हैं। जैसे कि यहाँ पे कुछ मेटोलाइट्स का नाम लिखे हैं, जैसे कि बोरॉन है, सिलिकॉन है, आर्सेनिक। तो ये सभी जो उपधातु है इनको किस श्रेणी में रखा जाए, उसको धातु में रखा जाए, अधातु में रखा जाए। तो इसमें मुश्किल आया। तो इसके बाद कुछ ऐसे विशेष गुण जिसके आधार पर तत्वों को वर्गीकृत किया जाए, ये वैज्ञानिकों ने खोजने का काम किया, जिसमें सबसे विशेष जो गुण होता है जिस पर तत्वों को वर्गीकृत किया गया वो है तत्वों को उसके परमाणु भार के आधार पर वर्गीकृत किया गया। सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने तत्वों को उनके परमाणु भार के या परमाणु भार बोलो, परमाणु द्रव्यमान बोलो, उनके आधार पर वर्गीकृत किया। परमाणु भार क्या होता है? किसी तत्व के केंद्रक में कुल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योगफल को परमाणु द्रव्यमान या फिर उसका परमाणु भार बोलते हैं। तो इसमें जो सब परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण प्रथम में J.W. डॉबरेनर नामक केमिस्ट ने किए थे, जिसे हम डॉबरेनर के ट्रिक या फिर डॉबरेनर ट्रायड्स में पढ़ेंगे। तो J.W. डॉबरेनर ने जब अपना ट्रायड्स बनाए तो उस समय 1827 ईस्वी में अप्रोक्स 36 तत्वों की जानकारी थी। ठीक है, उस समय 36 तत्वों की जानकारी थी। उन्होंने 3 ग्रुप बनाया, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप। पहले ग्रुप में 3 तत्व रखा गया जो कि है लिथियम का ये केमिकल सिंबल है। दूसरा है सोडियम, पोटेशियम। दूसरे में रखें क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। थर्ड में रखा गया कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। और ये कहा गया कि प्रत्येक ग्रुप में जो ये 3 तत्व है ना, इन सब का गुण एक दूसरे के समान है, ये सभी समान गुण वाले हैं। सिमिलर दूसरे ग्रुप में जो तत्व हैं इन सब का गुण एक दूसरे के समान है, ये सभी समान गुण वाले हैं। तीसरे ग्रुप में जितने भी तत्व हैं इन सब का गुण एक दूसरे के समान है। ठीक है, तो प्रत्येक ग्रुप में जितने 3 तत्व हैं जो इनका गुण एक दूसरे के समान है। अब चूंकि ये जो वर्गीकरण किया गया परमाणु द्रव्यमान के आधार पर किया गया, प्रत्येक तत्व का अपना एक निश्चित परमाणु द्रव्यमान होता है। जैसे कि लिथियम का होता है 7, सोडियम का होता है 23, पोटेशियम का होता है 39। तो डॉबरेनर ने बतलाया कि ये जो मध्य वाले तत्वों का परमाणु द्रव्यमान है ना, ये किनारे वाले तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के औसत के बराबर होता है। औसत निकालना तो आता ही है, तो 7 और 39 का औसत निकालेंगे तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। 39 और 7 को जोड़ेंगे 46/2 मीन्स ये 23 होगा, जो कि सोडियम के परमाणु द्रव्यमान के औसत के परमाणु द्रव्यमान के बराबर है। सिमिलर अगर यहाँ पे किया जाए, जैसे क्लोरीन का होता है परमाणु द्रव्यमान 35.5, ब्रोमीन का होता है 80, आयोडीन का होता है 127। तो 127 के साथ 35.5 को जोड़कर 2 से भाग देंगे तो ये हमारा होगा 162.5/2। डिवाइड करने पे आएगा 81.25, जो कि लगभग 80 के इक्वल है, जो कि परमाणु द्रव्यमान ब्रोमीन का होगा। तो यहाँ भी ये रूल लागू हो रहा है। सिमिलर अगर यहाँ पे देखा जाए, कैल्शियम का होता है 40, स्ट्रोंशियम का होता है 88 एंड बेरियम का होता है 137। तो 137 में 40 जोड़ के अगर 2 से भाग दिया जाए तो 177/2, ये भी लगभग 88 जो कि स्ट्रोंशियम का परमाणु द्रव्यमान है उसके बराबर आएगा। तो यहाँ पे देखा जा रहा है कि डॉबरेनर ने 3 ग्रुप में तत्वों को बांटा 3-3 करके, और ये बतलाएं कि प्रत्येक समूह का जो मध्य वाला तत्व है, मध्य वाले तत्वों का परमाणु द्रव्यमान किनारे वाले तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के औसत के बराबर होता है। तो स्टेटमेंट है जिसको लिख दिया गया है, प्रत्येक समूह के
मध्य वाले तत्वों का परमाणु द्रव्यमान किनारे वाले दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के औसत के लगभग बराबर होता है। ठीक है, तो ये रहा डॉबर्नेर का ट्रिक। अब चूँकि उस समय हमें टोटल 36 तत्वों की जानकारी थी, तो ये तीन ग्रुप का तो जो तत्व है इसमें तो ये जो लॉ है ये एप्लीकेबल हुआ, जिसमें मध्य वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान किनारे वाले तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के औसत के बराबर था। लेकिन यही चीज़ अगर बाकी तत्वों के साथ किया गया उस पर ये नियम लागू नहीं हो रहा था। तो ये लिमिटेशन से एक हुआ डॉबरेनर के वर्गीकरण का, जिसमें जो सबसे प्रमुख लिमिटेशन था वो है सभी तत्वों को वर्गीकृत ना कर पाना। चूँकि उस समय 36 तत्वों की हमें जानकारी थी, लेकिन कुल 9 तत्वों को ही वर्गीकृत किया गया है तीन ग्रुप में। बाकी तत्वों के बारे में कोई को वर्गीकृत नहीं कर पाया गया, इसीलिए सभी तत्वों को वर्गीकृत ना कर पाना इनका एक इस ट्रायड का प्रमुख लिमिटेशन था। इसके बाद तत्वों को वर्गीकृत करने का काम न्यूलैंड नाम के वैज्ञानिक ने किए, जिसे हम पढ़ेंगे न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में। ठीक है, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स पढ़ेंगे, जिसे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे।